नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी एन के 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कल आप कहाँ रहोगे। आपका आज के ये निर्णय व प्रयासी भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहे। आज बात कर लेते हैं बाजार पे। बाजार में अगर बात करें एनटीपीसी, आईओसीएल, कोल इंडिया, बीपीसीएल, एशियन पेंट, या जितनी भी ये कंपनियां हैं सभी की सब बम बम बढ़िया रनअप पे चल रही थी। तो उसके पीछे की वजह क्या आती है, या बाजार में जो 2 दिन से लगातार जो तेज़ी चलती है, क्या तेज़ी कायम रह सकती है या एक केवल दिखावा है, या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखिए साथियों, एक एक मुद्दे पे बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि आईओसीएल, बीपीसीएल जो कंपनियां हैं, या तुम्हारा एशियन पेंट है, जो भी पेंट से रिलेटेड कंपनियां हैं, वे कंपनियां क्यों भागी। और या देखो, ये कंपनियां जो ना, इन कंपनियों का जो रॉ मटेरियल है ना साथियों, वो है क्रूड ऑयल। जब भी क्रूड ऑयल महंगा होता है तो आपको देखने में कभी भी इस बात को नोटिस करना कि अगर क्रूड ऑयल आज ये देखो कि एशिया में युद्ध की स्थिति बन रही है, इधर ईरान का, इधर तुम्हारा इजराइल का, इधर यूक्रेन का। तो उस स्थिति में क्या, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा हो, जो क्रूड ऑयल वो 84 रुपये के आसपास, 81 रुपये के आसपास पहुंच गया था। तो ये क्या है, जब भी क्रूड ऑयल महंगा होता है ना, तो इनकी जो कॉस्ट है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल है। भाई पेट्रोल का ऐसा बनता है, डीजल का ऐसा बनता है, ये बनता है क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल जब महंगा होता है तो इनके जो मार्जिन है वो गिर जाते हैं। मार्जिन गिरने से क्या होता है कि इन कंपनियों के मार्जिन इफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी क्रूड ऑयल महंगा होता है तो ये कंपनी नीचे गिर जाती है, रेट इनका नीचे गिर जाता है, प्राइस नीचे गिर जाता है। अभी अगर आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा कर देखोगे तो पिछले 3 साल में मैं विद फैक्ट बता रहा हूँ, 3 साल में अभी $69 प्रति बैरल चल रहा है। क्रूड ऑयल सबसे निचले स्थान पे आ चुका है। क्यों आ गया, उसके पीछे का क्या कारण है। देखो, क्रूड ऑयल महंगा कब होता है। क्रूड ऑयल महंगा जब होता है, जो ओपेक्स कंट्रियां हैं ना, जो क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं, निकालती हैं, जब वे अपनी जो निकालने की कैपेसिटी है उसे कम कर देते हैं और डिमांड ज़्यादा होती है। अल्टीमेटली किसी भी वस्तु का महंगी होने का क्या रीज़न रहता है कि वो वस्तु महंगी कब हो जाती है, जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो वो वस्तु महंगी हो जाती है ना। और क्रूड ऑयल कब महंगा होता है, जैसे युद्ध की स्थिति बन गई। भाई युद्ध हो गया तो आप रसिया से तेल नहीं ले सकते, इधर ईरान से तेल नहीं ले सकते, दोनों देशों में युद्ध चल रहा है। उधर आपके जो हूथी हैं, जो उधर से आप तेल नहीं ला सकते, तो एक ही रास्ता बचता है। तो अब सिचुएशन ख़राब चल रही है चारों तरफ, तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। क्योंकि जो ऑल ओवर पूरे विश्व में क्रूड ऑयल की डिमांड है, हर देश को चाहिए। भारत के अंदर इतनी गाड़ियां हैं, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, तारकोल चाहिए, फ्लाइट चलती है, उन्हें उड़ाने के लिए फ्यूल चाहिए। तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है। ओपेक्स कंट्री उसकी डिमांड घटा देती है। अब सिचुएशन पलट गई है। सिचुएशन कैसे पलट गई है, देखो, रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग समाप्ति की ओर है। क्यों समाप्ति की ओर, क्योंकि वो जैसे यूक्रेन आंख दिखा के आया था डोनाल्ड ट्रंप को, बोला मैं तो छोड़ दूंगा, मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध शांत हो जाएगा। ट्रंप ने बोला था कि क्या तुम युद्ध समाप्त नहीं करना चाहते। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो नहीं लगता। बोला ठीक है, तुम नहीं कर सकते, जाओ। अब वो गए तो यूरोपियन यूनियन में गए और खोबा और ले लिया। यूरोपियन यूनियन वालों का 25% का टैरिफ टिकवाया है, और आए तो वहाँ से उन्होंने अपनी सैन्य मदद भी रोक दी, साइबर मदद भी रोक दी, 8,500 करोड़ देने थे वो भी रोक दिए। फिर वापस गाड़ी घुमा ली, बोले नहीं नहीं मैं तो तैयार हूँ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे बोला भी था कि मैं कुछ बड़ा ऐलान करने वाला हूँ। तो शायद अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास उनका मैसेज नहीं आता तो वो इससे भी कुछ बड़ा बोल सकते थे वो यूक्रेन के पक्ष में। पर चूंकि यूक्रेन ने समझ गया था सिचुएशन को, उन्होंने सोचा नहीं नहीं रहने दो। अब पहली बात, क्रूड ऑयल इतना सस्ता हो गया। क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तो उससे क्या कि जो बीपीसीएल है, आईओसीएल है, एशियन पेंट है, ये जितनी भी पेंट से रिलेटेड कंपनियां हैं, चाहे जिनका क्रूड ऑयल से डायरेक्ट कहीं ना कहीं लिंक रहता है, इन कंपनियों का पे इफेक्ट पड़ा। दूसरा, आपका डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ। डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ तो उसके अगेंस्ट में आपका रुपया मजबूत हुआ। जस्ट 1 मिनट। जब आपका डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ तो डॉलर इंडेक्स साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 110 रुपये के आसपास चल रहा था, वो भी 110 से 104 पे आ गया है। और अभी की स्थिति में सरकार का जो फैसला आया है ना, आरबीआई का 1,87,000 करोड़ रुपया डालने वाला, ये भी एक की फैक्टर है। भाई आरबीआई ने घोषणा की है कि मैं 1,87,000 करोड़ रुपया मतलब लिक्विडिटी के रूप में बैंकों में पहुंचाऊंगी। तो वो कहाँ से जाएगा, ओयूएम से, ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए वो पैसा जाएगा। वो पैसा जाएगा तो कहीं ना कहीं बाजार में आएगा, और बाजार का जो कंजप्शन बढ़ेगा तो उसकी डिमांड जो है कहीं ना कहीं कंपनियों पर जाएगी। और अल्टीमेटली भारत में देखो, जिस हिसाब से 28 सालों से शेयर बाजार गिर रहा था, बाजार में ऐसा कोई खास नेगेटिव
ऐसी कोई सेंटामेंट थी नहीं। केवल ये जो गिरावट था या करेक्शन था, ये आना रहता, स्वाभाविक रहता। अगर कोई बाज़ार में गिरावट नहीं आएगी, करेक्शन नहीं आएगा, तो बाज़ार कभी भी एक ही तरफ थोड़ी चलता रहता। बाज़ार में करेक्शन आता है, चाहे आप पिछला इतिहास उठा कर देख लो, 10-20% का करेक्शन आता है। बस उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ जो कारण था, वो जो जीडीपी में जिस तरह की ग्रोथ हम पिछले 3 साल में दिखा रहे थे 7-8% की, वो हमने नहीं दिखाई। म्यूटेड जीडीपी आ गई हमारी। जो ग्रोथ दर थी उससे कहीं ना कहीं बाज़ार में गिरावट दिखी। अब बात कर लेते हैं कि देखो, जो आरबीआई का फैसला आया ना, उससे फ़ायदा किस किस को होगा। सबसे पहली बात है, आरबीआई ने 1,87,000 करोड़ रुपया जो डाला है ना, उससे इफेक्ट जो सबको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, वो मिलेगा तुम्हारा एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज कंपनी को, तुम्हारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो जो छोटा लोन देती हैं, और बैंकों को। जैसे उदाहरण से समझो तुम, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर हो गया, या तुम्हारा सुंदरम फाइनेंस हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, है ना। इस तरह की जो कंपनियां हैं जो ये बैंकों से पैसा बोरो करती हैं और फिर वो कस्टमरों को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। दूसरा किसे फ़ायदा होगा? दूसरा फ़ायदा होगा बैंकों को, क्योंकि बैंक के पास में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो बैंक कहीं ना कहीं उस पैसे को बोरो कर, मतलब दूसरे को, व्यक्तियों को लैंड कर पाएगा मार्केट में, और ब्याज के लोन के रूप में दे पाएगा। तो ये इस समय ज़रूरत थी। देखो साथियों, दो चीज़ होती है। एक समय तो वो रहता है जब आदमी को रियल में पानी प्यास लगी हो, उस समय प्यास मिल जाए। एक समय होता है बस आज 2 घंटे से प्यास लग रही है, गला सूख गया, उस समय पैसे की लिक्विडिटी। तो वो आरबीआई भी इस चीज़ को समझ रही थी। जिस तरह से एफआईआई जा रहे थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बाजार से पैसा निकल रहा था, शेयर बाजार और कमज़ोर हो रहा था, तो सरकार की भी नज़र थी। सरकार ऐसा थोड़ी कि कुछ नहीं है, सरकार नहीं देख रही या डॉलर को रुकाना नहीं चाहती, डॉलर को जितना मजबूत हो रहा होने दो, नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार की भी पूरी फोकस है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे सरकार की भी छवि खराब होती है। जो जितने भी फैसले आए हैं, चाहे तुम्हारा 12 लाख का जो टैक्स में रिडीम देनी हुई, चाहे तुम्हारा आरबीआई को रेपो रेट में बदलाव करना हुआ, चाहे तुम्हारा ओयूएम के जरिए जो ओपन मार्केट ऑप्शन से जो मार्केट से इन्होंने सरकारी गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे हैं, चाहे उसे ले लो आप, चाहे इन्होंने जो बैंकों से डॉलर खरीदे हैं उसे ले लो। जो भी पैसे सरकार ऑप्शन उठा रही है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी एक्शन ले रही है ना, उस एक्शन के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, जो सबसे मेजर कारण है, वो है कि बाजार के अंदर लिक्विडिटी पर्याप्त की जाए। लिक्विडिटी, आप बार बार समझ रहे होगे यार ये लिक्विडिटी कौन सी वाला है। एक्चुअल में लिक्विडिटी साथियों पैसे को कहा जाता है। जब भी मार्केट के अंदर पैसे की मात्रा कम हो जाती है, तो होता क्या है कि डिमांड कम हो जाती है। जब बाजार में पैसा ही नहीं रहेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ना कोई मोबाइल खरीदेगा, ना गाड़ी, ना कार, ना टायर, सब कुछ नहीं खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ेगा जीडीपी पे। और जब कोई कुछ खरीदेगा नहीं, तो बना बना के फैक्ट्रियाँ क्या करेंगी, तो वे क्या धीरे धीरे छटनी करेंगी, लोगों को छटनी करेंगी, आधी वर्किंग पर काम करेंगी। उसके बाद वो जो गाड़ियाँ 100 गाड़ी पर डे बना रही थी, या 100 जूते पर डे बना रहा था, कोई कंपनी अगर मोबाइल बना रही 100 मोबाइल पर डे बना रही थी, तो अब वो 80 पे आ जाएगी। 80 पे आ जाएगी तो जो इफेक्ट पड़ेगा जीडीपी पे। जब जीडीपी के आंकड़े आएंगे तो बोलेगा कि जीडीपी जो पहले 10% की आ रही थी, अब 8% की आई, जीडीपी कम हो जाएगी। तो सरकार चाहती है बाजार के अंदर पर्याप्त लिक्विडिटी रखी जाए, मतलब पैसा पर्याप्त रखा जाए। पैसा पर्याप्त रहेगा तो कंजप्शन को बढ़ावा मिलेगा। भारत बहुत बड़ा कंजप्शन का बाजार है, ठीक है। अब दूसरा, अब जो विश्व स्तर की अगर बात करें, तो वर्ल्ड स्तर पे 2 बड़े बड़े देश, चाइना और तुम्हारा अमेरिका, ये दोनों बिल्कुल गली मोहल्ले वाली लड़ाई पर उतर आए हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप चाइना का बयान उठाकर देखोगे ना, चाइना का जो स्टेटमेंट है कल दिया है, उसे आप पढ़ोगे तो देखने में लगेगा कि यार ये तो बड़ा ख़तरनाक आदमी है। उसने बोल दिया है अमेरिका से कि हम तुम्हारे से हर तरह से तैयार हैं, आप जिस तरह से युद्ध करना चाहते हो उस तरह से कर लो। भाई आपको टैरिफ लगा कर हमसे लड़ना, हम टैरिफ में तैयार है। दूसरा कोई तरीका है तो हम उससे तैयार है। साथियों, जर्नली क्या है कि अभी क्या डोनाल्ड ट्रंप नंगी तलवार घुमा रहे हैं चारों तरफ बड़ी तेज स्पीड में, चाहे उनका खुद लग जाए चाहे दूसरा का लग जाए। देखो, उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जर्नली उन्होंने तुम्हारा यूरोप के ऊपर भी 25% का टैरिफ लगा दिया, मैक्सिको, कनाडा के ऊपर भी लगा दिया, और चाइना के ऊपर भी लगा दिया। हालांकि भारत के ऊपर नहीं लगाया अभी। रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगना है, वो भारत के ऊपर लगाया नहीं, 2 अप्रैल से लगने की घोषणा है। पर अपने जो गुजराती भाई हैं, जो माइंडेड हैं, जो अपने तुम्हारा कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो मेन आदमी है ना, पीयूष गोयल जी अमेरिका में ही बैठे हैं अभी झोला लिए। वो अपना झोला लेकर चल चुके हैं कि भैया देखो, इंडिया को थोड़ा सा हिसाब रख कर समझना। और जहाँ तक बात है कि ये डील हो जाएगी, मतलब
क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता ना अल्टीमेटली सभी लोगों से दुश्मनी पालना। भाई चाइना का तो वो कट्टर दुश्मन है। जनरली चाइना की अमेरिका की दुश्मनी क्या है, पहले आप ये समझ लो। मोटा मोटा चाइना का और अमेरिका का जो ट्रेड है ना वो 50 लाख करोड़ रुपये का है, और 50 लाख करोड़ रुपए का दोनों देशों का ट्रेड है। उन दोनों देशों के ट्रेड में 12 लाख करोड़ रुपया जो है जो चाइना को अमेरिका माल बेचता है, ठीक है, और 38 लाख करोड़ रुपया का चाइना से अमेरिका माल खरीदता है। तो अगर देखा जाए तो दोनों में लगभग ये मान लो 12 और 24, मतलब जर्नली पूरे को अगर आप ही सब 38 करोड़ में से 12 करोड़ रुपए निकाल भी, 38 लाख करोड़ रुपए का जो अमेरिका ने खरीदा चाइना से, उससे 12 लाख करोड़ रुपए का बेचा, तो कुछ 26 लाख करोड़ रुपए के लॉस में रहता है अमेरिका। तो इसलिए अमेरिका उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है। अब चाइना इसके लिए तैयार हो गया। चाइना ने अपनी जो कंपनियां हैं वहाँ उनको बोल दिया है कि आप चिंता मत करो, आपको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई जो है सरकार करेगी, मतलब वहाँ की जो सरकार है, चीन की सरकार है, वो करेगी, इसलिए आप घबराओ नहीं, जो भी उसे उथल पुथल मचा ले दो। और अमेरिका भी नहीं चाहता है कि यार देखो कि सभी को दुश्मनी कर ली जाए, और भारत भी ऐसा नहीं, प्लान बी पे कभी काम कर रहा है। एक बेल्जियम की जो प्रधानमंत्री आई हुई थी, वे 31 लगभग 300 से ज़्यादा बिजनेसमैनों की डेलीगेशन को लेकर आई थी, और शायद हो सकता है उस चीज़ों पर भी बात चल रही है कि भाई किस किस तरह से भारत को आगे बढ़ावा लिया जा सकता है या क्या। और अगर साथियों देखो क्या है, जो तुम्हारा FII ब्रोकरेज फर्म होती है ना, उन्होंने भी भारत पे विश्वास जताया। उन्होंने भी भारत को बोला कि अब भारत काफ़ी जो अंडर वैल्यू स्टेज में आ चुका है, मतलब क्योंकि एक समय होता है, वैल्यूएशन मैट्रिक होता है, कोई जो स्टॉक होता है या कोई कंपनी होती है महंगी या सस्ती होती है, उसके पी रेशोज हैं। जैसे ही हमारी जो निफ्टी है या सेंसेक्स है, वो एक पी रेशो से महंगी या सस्ती होती है। जनरली आज 22,000 पे खड़ा है। अगर बात करें कि कंपनी का जो पी होता है, अगर निफ्टी का पी की बात करें तो लगभग 19 के आसपास पी पे आ चुका है निफ्टी, और निफ्टी का जो एवरेज पी होता है वो 22 से 21 के आसपास रहता है, तो अंडर वैल्यू है, ऐसा जो FII की ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने बोला है। और देखो दो तरह की शॉर्ट कवरिंग होती है, एक तो होती है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की शॉर्ट कवरिंग, एक होती है बड़े FII DII की शॉर्ट कवरिंग। जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, सपोज करो उसने स्टॉप लॉस लगाया है ना, और अगर उसको स्टॉप लॉस हिट होने लगता है ना, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, वो माल को बेच के भागता है, ऊपर की कॉल खरीदता है, शॉर्ट कवरिंग करता है। ऐसी बड़े जो फर्म होती हैं FII और DII, जब उनकी शॉर्ट कवरिंग होती है, अभी जैसे आज बाजार जो है 22,500 के ऊपर बंद हुआ है, तो जनरली ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हमने जो 21,985 का जो मेजर लो था, उसके बाद भी हमारा एक नीचे का लो है 21,800 का, जो हमने चुनाव वाले दिन बनाया था, उससे हम ऊपर ही बंद हुए हैं। जाहिर सी बात है कि हम रिकवरी तो दिए हैं, 2 दिन से लगातार हायर हाई हायर लो बना रहे हैं, और ये कितना सस्टेनेबल रहेगा ये देखने योग्य बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो इसका भारत पे इफेक्ट इसलिए ज़्यादा नहीं पड़ेगा साथियों, ये आपको सोचना रखनी पड़ेगी बात, कि भारत में ना अधिकतर जो कंजप्शन है ना, वो भारत की खुद की आबादी इतनी है 185 करोड़, तो ऐसा नहीं है कि भारत पे इसका टैरिफ का कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला। हाँ ठीक है, कुछ पड़ेगा, पर लेकिन अगर मेजर ट्रेड पार्टनरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेड पार्टनर अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको जैसे ही हैं। भारत तो 2-3% में आता है, इतना कोई ज़्यादा भारत ट्रेड नहीं करता उसके साथ में। भारत के लिए और अच्छा है, अगर चाइना से वो भिड़ जाते हैं ट्रेड वार को लेकर, तो भारत से उनके पास ऑप्शन खुल जाता है भारत से माल खरीदने का। अगर बात करें बाजार की बढ़ावत की, बाजार बढ़ क्यों रहा साथियों, देखो जो बॉन्ड यील्ड है वो अमेरिका में लगभग 4.25% के पास आ गई है। जो बॉन्ड यील्ड होती है जो लगभग 6.5-7 पहुंच गई थी, अब 4-4.25 पे आ गई है, तो बॉन्ड यील्ड भी आ गई। दूसरा, अब डाउ जोन अमेरिका के बाजार गिर रहे हैं, भारत के बाजार बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, लॉजिक क्या है। देखो साथियों, सबसे पहली बात, अगर आप डाउ जोन की बात करो ना अमेरिका के बाजार की, तो टॉप से 4-5% भी नहीं टूटा है, और हमारे बाजार टॉप से 20% टूटे हैं। तो आज मैं क्या बोल रहा था कि भाई वही तो गिर सकता है जो ऊपर खड़ा हो, जो पहले ही पड़ा हो उसे आप कहाँ गिराओगे। तो भारत के बाजार तो 26,000 से ऑलरेडी 22,000 पर खड़े हैं, तो ये कोई इतनी हाई लेवल पर तो है नहीं। दूसरा, RBI का भी इस चीज़ पर फोकस है कि भाई कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी है उसे पर्याप्त किया जाए बाज़ारों के अंदर। अगर बाज़ार के अंदर लिक्विडिटी पर्याप्त रहेगी तो कंजप्शन को बढ़ावा मिलेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये बाज़ार के लिए अच्छा भी था। अगर आज बात करें तुम्हारा स्मॉल कैप, मिड कैप बहुत बेहतरीन तरीके से चले हैं, और मैं कभी भी अगर वीडियो में बोलता हूँ कि यार पैनिक नहीं करें, सिचुएशन देखो क्या अंडर कंट्रोल है। ऐसा कुछ भी देश के अंदर नहीं घटित हो गया है कि जिससे आप लोग पैनिक करके सब कुछ माल बेच के भाग जाए। देखो जनरली क्या है, 1-2 जो क्वार्टर होते हैं ना, अगर म्यूटेड आ जाते हैं किसी कारण से, कोई गलत फैसले लिए, मान लो FII का कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में कुछ हो गया, जैसे आज देखा ना तुमने डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ, उसके अगेंस्ट में आपने देखा होगा रुपया मजबूत हो गया, और तुम्हारा जो मेटल से रिलेटेड स्टॉक थे ना तुम्हारे JSW जैसे, वो भी बढ़िया
लेकिन उसका पीछे का लॉजिक होता है, लॉजिक यही तो है। आज देखो तुमने देखने में कल्याण ज्वेलर्स और तुम्हारा JSW स्टॉक गिरे हैं, क्यों गिरे हैं भैया? उसका पीछे का रीज़न यही है और कुछ नहीं। आपको पैनिक में आकर माल नहीं बेच देना। देखो क्या होता है जनरली लॉस, ये जो लॉस होते हैं ना स्टॉक मार्केट के, इसे जस्ट 1 मिनट, जो स्टॉक मार्केट के लॉस होते हैं जनरली, ये जो लॉस होते हैं इमोशनली लॉस होते हैं। इनमें क्या होता है कि ये केवल आपके समझ लो नंबर में लॉस है, जब तक आपने बेचा नहीं। जिस दिन आपने बेच दिया वो एक्चुअल में लॉस हो गया आपका, समझ रहे हो? तो कभी भी पैनिक में आके कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिससे आपको बाद में पछतावा करना पड़े। कभी भी बाजार ना शून्य नहीं होता। बाजार को आप इतिहास उठा कर देखो, बहुत बार गिरावट आई है। आपकी अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली मजबूत अच्छी है, जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी की टॉप लाइन कम से कम 20% के CAGR से बढ़ रही है, बॉटम लाइन बढ़ रही है, मैनेजमेंट अच्छा है, खुद प्रॉफिटेबल है कंपनी, तो कंपनी कभी भी जीरो नहीं होती। अनटिल अनलेस उस कंपनी के प्रति कोई ऐसा खराब खबर ना आ जाए कि यार वो जीरो ही होगी, कभी नहीं होती। आप इतिहास में उठा के देख लो, जो कंपनियां जीरो हुई है ना, उनमें कोई ना कोई करप्शन निकला है, कोई ना कोई मैनेजमेंट के द्वारा किए गए घोटाले निकले हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास बिजनेस मॉडल पढ़ते आना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है कि पैनिक नहीं करना। अच्छी कंपनी, फंडामेंटली मजबूत कंपनी, नीचे के भाव में उठाकर चुप से बैठ जाना है, साइलेंट होगा, घबराना नहीं है। घबराओगे, पैनिक करोगे, माल बेच दोगे, बाद में पछताना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। मेरा खुद का भांजा है, सर मैं आपका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अमन है। IGL के प्रति खबर आई, इंडियन जो गैस लिमिटेड थी, 400 कुछ पे था। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ 2 दिन के अंदर स्टॉक टूट कर 300 आ गया, 100 रुपये टूट गया, 30% स्टॉक टूट गया। उसने 300 पे ही बेच दिया वो, और जिस दिन उसने बेचा उसी दिन उसने लास्ट बनाया, उसके बाद से वो चलना चालू हो गया। तो घबराएं नहीं, पैनिक नहीं करें, छोड़ दें, देखें नहीं। अगर आपको पैनिक लग रहा है देखना ही नहीं है। लेकिन बाज़ार के अंदर ऐसी कुछ खबर भी नहीं है कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। FII आएंगे, कहाँ जाएंगे? DII खरीद रहे हैं, पिछले 5-10 दिनों से लगातार आप देखो FII जितना बेच रहे हैं उससे ज़्यादा DII खरीद रहे हैं, कहाँ जाएंगे? आप बताओ कि भारत जितना कंजप्शन का बाज़ार है, कहीं नहीं जाने वाला बाज़ार से ही पैसा बन के निकलेगा। बस आपके पास पैशन होना चाहिए, आप उसमें टिके रहो, आपको पैसा बना कर निकलोगे। तो इसलिए घबराना नहीं है, पैनिक होना नहीं है बिल्कुल भी। सरकार की भी नज़र है, सबकी नज़र है, और हमसे सबसे ज़्यादा तो खबर RBI को है। हम तुम्हें क्या है, LIC के कितने लाख करोड़ रुपए लगे हैं आप सोचो। LIC के कितने लाख करोड़ रुपए लगे होंगे, SBI के कितने लाख करोड़ रुपए लगे होंगे, जितने भी म्यूचुअल फंड है ना ये, इनके कई कई लाख करोड़ रुपए लगते हैं भाई। तो क्या ये बंद कर देते कि बाजार गिर रहा? ये जिस दिन बाजार गिरता है उस दिन और खरीदते हैं भाई। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना। मैं भी सबको बोलता हूँ कि ये जो समय है ना, ये खरीदने का समय है, बेचने का समय नहीं है। साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।